नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। पिछले 3 मिनट से 4-5 बार नमस्कार कर चुका हूं और न जाने कितनी बार नमस्कार करने का मन कर रहा है। मैं आपसे जब कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की धरती में, इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जिसकी वजह से आज आदरणीय मुख्यमंत्री मेरे सामने बैठे हैं और मैं इनसे बात करने वाला हूं। विस्तार न्यूज़ आपके अपने चैनल के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत कुछ। मैं बार बार ये कहता हूं कि विस्तार न्यूज़ का आगाज हमने किया है। आज जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे राज देखेंगे तो ये भी कहेंगे कि ज्ञानेंद्र इतनी मेहनत, इतनी खोज कहां से करके ले आए। ये मित्र तो मेरे 25 साल पहले छूट गए थे पीछे। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इतनी व्यस्तता के बीच में, इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में मुख्यमंत्री जी आप हम लोगों के बीच आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि विस्तार न्यूज़ के लोगों को अपना आशीर्वाद दें, अपनी शुभकामनाएं दें। मुख्यमंत्री जी, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। यहाँ पर रायपुर में आज 4 अप्रैल को विस्तार न्यूज़ चैनल का शुभारंभ हो रहा है। मैं विस्तार न्यूज़ चैनल के सभी पदाधिकारियों को, ज्ञानेंद्र तिवारी जी को, ब्रजेश राजपूत जी को और उनके और पदाधिकारियों को, और विशेषकर आज इस अवसर पर हम लोगों को जिनका लगातार आशीर्वाद मिलता है, पूज्य राउतपुरा सरकार बाबा, उनकी उपस्थिति में इस चैनल का शुभारंभ हो रहा है। मैं उनको सादर नमन करता हूं और चैनल के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के दबे कुचले, पीड़ित, अनुसूचित जाति, जनजाति सबकी आवाज़ निडरता के साथ और निर्भीकता के साथ उठाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि विष्णुकांत तिवारी, जिनको अभी हाल में रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, बस्तर के उन आदिवासियों पर स्टोरी करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी बात आपने कही, इसलिए विष्णुकांत तिवारी किस तरह से स्टोरीज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और पूरे देश में, वो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जरूर दिखाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अपने बारे में भी मैं पहले आपको बता दूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जी ये पहला चैनल है जिसके 3 बड़े स्टूडियो हैं। और हमारे एमडी सर मुकेश श्रीवास्तव सर से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कई बार ये अंतर देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में अगर चैनल का मुख्यालय है तो छत्तीसगढ़ को उतना अधिकार नहीं मिलता है, और अगर छत्तीसगढ़ में मुख्यालय है तो मध्य प्रदेश में वो अधिकार नहीं मिल पाता है। दिल्ली में हमने लगभग 35 लोगों का स्टाफ रखा है, पूरी डिजिटल की टीम वहाँ रखी है। तो जो आप कह रहे हैं इसके लिए पूरा नेटवर्क हमने तैयार किया है। मुख्यमंत्री जी और क्या चाहते हैं? देखिए, अपने मंच पर बुलाकर राजनीतिक बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप 5 साल का एक रोड मैप और विजन लेकर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ही सुझाव चाहता हूं कि आप किस तरह की खबरों को चाहते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए हम जगह दें। हमें प्लीज आप मार्गदर्शन करें। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और एक अच्छी सरकार चले, इसके लिए सरकार का मीडिया के साथ तालमेल बहुत आवश्यक है। सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही वो जनता तक पहुंचती हैं, और योजना जब पहुंचती हैं तो उसका लाभ भी जनता को मिलता है। और शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनकी आवाज़ को भी शासन तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। और आपके इस विस्तार न्यूज़ चैनल से भी मुख्यमंत्री के नाते हमारी यही अपेक्षा होगी कि आप ऐसे वर्ग की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इन सुझाव का, जो आप सुझाव दे रहे हैं, ये आपको विस्तार न्यूज़ में दिखेगा पिछले कुछ दिनों से, जब से हम शुरू हुए हैं। इसके अलावा मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हमने अंबिकापुर में एक गन्ना किसान की स्टोरी दिखाई थी जिसमें आपके ही कैबिनेट ने फैसला लिया और उन्हें उनका हक मिल रहा है। तो इस तरह की स्टोरीज हम लगातार दिखाते जाएंगे। लेकिन आज चूंकि हमारा आगाज है, हमारी शुरुआत है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग जो एक सरल सहज मुख्यमंत्री को देखते हैं, जानते हैं,
उनके ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को हम लेकर सामने आए हैं। और 3 करोड़ लोग, लगभग 3 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है, आपकी व्यस्त शेड्यूल के बीच में पता नहीं आप अपने मित्रों को याद कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो कौन कौन से मित्र हैं? देखिए आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मित्रों को याद करते हैं तो बचपन की याद ताजा, आपकी याद ताजा हो जाती है। आपको कोई मित्र याद आ रहे हैं अभी? हाँ, कई मित्र याद आ रहे हैं और हम प्रयास करते हैं, समय निकालते हैं और उनसे प्रत्यक्ष नहीं तो टेलीफोनिक मुलाकात का प्रयास करते हैं। आपके करीबी दोस्त से मिलना चाहते हैं आप? अगर आप हाँ कहें तो मैं मिलवाऊं? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। अगर यहाँ चलिए पीसीआर मिलवाइए, मुख्यमंत्री जी के करीबी दोस्तों से आज मिलवाइए, क्योंकि आज विस्तार न्यूज़ का आगाज है और हम विस्तार न्यूज़ के आगाज में हम विस्तार न्यूज़ क्यों हैं ये बताते और दिखाते रहेंगे। मिलना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए पीसीआर प्लीज दोस्तों से मिलवाइए। वाह मेरे दोस्त विष्णु, वास्तव में मेरी नज़र में तो ये राजनीति के लायक है ही नहीं। नहीं, उनके साथ तो मैं सकल कर्म करके बैठा हूँ। एक सीधा सच्चा सरल इंसान आज की राजनीति में फिट नहीं होता कहीं। गांव में पार्टी कार्यकर्ता रहा विष्णु साहब, और मैं इसको ईमानदार आदमी मानता हूँ। ये सिर्फ राजनीति को एक सेवा का माध्यम मानते हैं। इसमें किस किस को आप पहचानते हैं? क्या क्या नाम है इनका? ये 3 में से 2 को पहचानता हूँ। एक तो नवीन जैन हैं कुनकुरी के, 6वीं से लेकर 11 तक उनके साथ हम एक साथ पढ़े और एक बेंच में बैठते भी थे। और दूसरे एक जितरंजन साई जी हैं, वो हमारे गांव के हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं और हमको राजनीति सिखाते थे गांव में। जब हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव में आए तो यही हमारे गांव में गुरु थे, राजनीतिक गुरु। और बाद में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, जो हमारे जसपुर के राज परिवार से थे, 5 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा सदस्य और 2 बार लोकसभा सदस्य। वो मेरे राजनीतिक आदर्श थे। लेकिन जितरंजन साई जी, जो थोड़ा लंबा बाल वाल दिखा, वो हमारे गांव के ही। तो ये इन दोस्तों के बारे में जो आपने परिचय दिया है, उस परिचय से बहुत लोग पता नहीं संतुष्ट होंगे कि नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और बचपन के दोस्त हैं हमारे पास, जिनके साथ ये हंसी मजाक करते थे। और घर में ये कितने शांत दिखते हैं, लेकिन घर में किस तरह से नोक झोंक होती है, सब प्रमाण विस्तार से बताएंगे। क्योंकि चैनल का नाम ही है विस्तार न्यूज़, आपका अपना चैनल। एक तो विस्तार न्यूज़ है, दूसरा नाम है टैगलाइन की आपका अपना चैनल। हंसी मजाक वाले दोस्तों से भी मिलवा दीजिए जो बारात गए थे पीसीआर, उनसे भी मिलवाइए जरा। बारात हम लोग गए थे विष्णु साई के यहाँ, तो यहाँ से साइकिल उठाए, रात को जाना है बारात। वो पहुंच गए वहाँ शादी घर में, शादी नाचे देगे खेले कूदे खाए, उसके बाद में वहाँ से विदा हुए, उसके बाद में आए घर। 7th क्लास में हम दोनों जन एक डेस्क में थे, शुरू से शांत स्वभाव के थे और हम लोग उदंड थे। बहुत परेशान होते थे, वो बोलते थे मेरा डेस्क चेंज करना है, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, गए कभी नहीं, बोलते थे। वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते थे, बाकी दिक्कत नहीं था उन लोगों को। उसके भाई लोग भी थे साथ में, विनोद साहब भी थे। इन्होंने आपको अपने घर में भी आमंत्रित किया है। हम लोगों ने वादा किया है कि जब हमारे चैनल में आएंगे तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। ये जो अंतिम वाले दोस्त थे, इनका किसी का नाम आपको याद आया? हाँ, मैं इनमें से भी 2 को पहचान रहा हूँ। एक प्रमोद अग्रवाल हैं, वो हमारे मित्र हैं और सहपाठी भी रहे वो। और एक हमारे गांव का एक लड़का है, पाना साय। पाना साय, हाँ। पाना साय, हाँ हाँ हाँ। और प्रकाश कुजूर भी है। हाँ, वो एक को नहीं पहचान रहा हूँ, लेकिन 2 को पहचान रहा हूँ। तो बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि इन मित्रों को कैसे समय देते हैं? क्या अब आपको समय मिल पाता है, इनसे मिलते हैं, या फिर ये रायपुर आते हैं, या फिर आप जाते हैं? क्योंकि आपको 3-3 सभाएं, 2-2 सभाएं करनी पड़ रही हैं। और नितिन नवीन जी सामने बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ये तो रात को 2 बजे 3 बजे मीटिंग का कल्चर अपनाते हैं, क्योंकि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व सुबह 5 बजे तक मीटिंग करता है। तो इसीलिए मैं ये सहज भाव से ये इंटरव्यू आपसे कर रहा हूं कि ये शेड्यूल कैसे मैनेज होता है। देखिए, पहले तो 20 साल
लगातार सांसद था रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से, तो समय मिल ही जाता था मित्रों से मिलने का। और उसके बाद चौथी बार आदरणीय मोदी जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो राज्य मंत्री के नाते भी हमको समय मिल जाता था। और अभी 3.5 महीने से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी हम महीना में एक बार जसपुर जाते हैं और एक रात्रि वहाँ पर अपने निवास में व्यतीत करते हैं। तो इतने समय में हमारे दोस्त लोग आके मिल लेते हैं, या फिर कुनकुरी हमारा विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि कुनकुरी में हमारा मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई वहीं पर हुई है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर कार्यक्रम होता है, तो मुलाकात हो जाती है। अभी होली के समय भी वहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम था, तो सभी हमारे दोस्त हम लोग सब मिलकर होली खेले थे। आप फाग गा रहे थे, मैंने देखा था, नगाड़ा भी आप बजा रहे थे। नहीं, गा तो नहीं रहा था, लेकिन नगाड़ा बजा रहा था और ढोलक भी बजा रहा था। ताली बजाइए भाई इतनी सहजता के लिए कि इन्होंने कह दिया नहीं मैं गा नहीं रहा था, केवल भूमिका। कई बार होता है ना, मैं फाग बहुत गाता हूँ, तो कई बार ये होता है कि फाग बजाने गाने में बगल में माहौल बहुत बनाना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी एक बात छिपा रहे हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये विस्तार न्यूज़ है और आपका अपना चैनल है। पंकज जी जो छिपा रहे हैं वो भी दिखा दूं अगर आप कहें तो, क्योंकि आप मीडिया सलाहकार हैं, बाद में ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ दिखा दिए। लेकिन गृह मंत्रालय का मसला है, गृह मंत्रालय का मसला है जहां से एनर्जी मिलती है, इसलिए ना तो मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे ना तो आप मुझे बाद में कुछ कहेंगे। कैसे घर मैनेज करते हैं आप, और कैसे आपके बारे में जब हमने बात की, मैडम से बात की, तो उन्होंने क्या बताया और कैसे वहां से आपको इतनी व्यस्तता के बीच ऊर्जा मिलती है, ये भी विस्तार से दिखा दीजिए पीसीआर। मुख्यमंत्री जी को सब सरप्राइज दे रहे हैं आज इस इंटरव्यू में, दिखाइए प्लीज प्ले। प्रयास रहता है कि शायद जी थोड़ा हंसें, थोड़ा मजाक करें, थोड़ा चुटकुला हंसें, तो बहुत अच्छा चीज़ों बताते भी, जबकि आप ठहाके लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जितना गंभीर दिख रहे हैं उतना है नहीं, और बोलते भी कि हम आदिवासी ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जैसा दिख रहा है ना वैसे दिखाते नहीं हैं। साइज भी चंचल है, थोड़ा कम। कभी कभी जब दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो नवीन को इसको भी छेड़ देंगे, और जो उनके दोस्तों के बीच में जब बैठते हैं या लड़कों के बीच में जब बैठते हैं तो सारे लड़के का जवाब आता है कि भैया हम ही लोग थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं, भैया आप तो अभी भी यंग दिख रहे हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा वो बोलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, जवाब भी देते रहते हैं। जब हम लोग भी जब बैठते हैं घर के अंदर, तो हम लोग का है हम लोग पहले ही तय कर रखे फैमिली के बीच में कि घर के अंदर हम राजनीति को नहीं घुसाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत कठिन दौर आए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी, लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब थोड़ी सियासत और विज़न की तरफ आ जाते हैं। जब आपको छत्तीसगढ़ में कमान मिली है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक नया राज्य बना और फिर सरकारें बदली, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, अब जब आप बतौर मुखिया छत्तीसगढ़ में कमान संभालें तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चुनौती है जिसको भी पार करना है? और छत्तीसगढ़ को देखिए, पीछे एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमारे सेगमेंट का नाम, हम एक शो चला रहे हैं जिसका नाम ही है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसके अलावा आपने महतारी वंदन योजना चलाई जिसकी वजह से पूरा छत्तीसगढ़ का चुनाव पलट गया। नितिन जी, मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ इसलिए आ रहा हूं क्योंकि पर्दे के पीछे जो आप लोग मेहनत करते थे, हम लोग पत्रकार होने के नाते हर जगह खुसुर फुसुर करके पता कर लेते थे, तो पता चलता था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के तहत पूरे चुनाव को अपने पक्ष में की। इसलिए हम एक शो लाडली महतारी भी चला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विजन क्या है और 5 साल कैसे छत्तीसगढ़ को एक नए छत्तीसगढ़ के रूप में बनाएंगे, कैसे ले जाएंगे, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है मुख्यमंत्री जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करने वाली पार्टी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उनका मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 10 वर्षों में उन्होंने पूरे देश के सभी वर्ग की चिंता की है। और नारी तो हमारे देश में और हमारे सनातन में प्रारंभ से ही पूजे जाते हैं। यत्र नार्यस्तु तत्र
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये वेदों में कहा गया है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा नारियों का सम्मान की है और नारियों के सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाई है। और उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग भी छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की शुरुआत किए हैं। और जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं और विशेषकर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, और चूंकि आदिवासी बाहुल प्रदेश भी है तो यहाँ पर पैसा कौड़ी पुरुषों के हाथ में रहता है, महिलाओं के हाथ में रहता नहीं है। तो पुरुषों के मतलब वो ताकते रहती हैं कि पुरुष पैसा दे तो कुछ अपने मन की वो करें। तो हम लोगों ने ये महतारी बंधन योजना शुरुआत करके, एक छोटी राशि है लेकिन मिडिल क्लास के लिए 1000 की राशि भी बहुत होती है एक महीने में, वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 10 मार्च को पहली किस्त इसका जारी किए। 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को इसका लाभ मिल रहा है और कल दूसरी किस्त जारी किए हैं। 655 करोड़ रुपया कल 70 लाख से ज़्यादा माताओं के खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं महिलाओं में भारी खुशी है, वो हमको देख के अपने से एक अलग उत्साह में आ जाती हैं और कई जगह नज़दीक आकर धन्यवाद भी दे रही हैं कि आपने महतारी बंधन योजना लागू करके हम लोगों के हाथ में कुछ पैसा दिया। तो बहुत उत्साह है हमारे प्रदेश की माता बहनों में। थोड़ी सी सियासत की ओर आते हैं। आज आप राजनांदगांव गए थे संतोष पांडे जी के नामांकन में। लोकसभा चुनाव में और प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी देश में किसी भी कोने में प्रचार करते हैं हमेशा वो कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है, और उस गारंटी को आप लोगों ने बहुत ताकत के रूप में जगह जगह पहुंचाया है। और मैं बार बार छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए करता हूं कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख कार्यकर्ता हैं जो अटेंडेंस लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर रही है बनकर कि 1 लाख लोगों का अटेंडेंस लगाना। अभी जब मैं मध्य प्रदेश में था तो मैं शिवराज जी से बातचीत कर रहा था तो मैं उनसे कह रहा था कि आपकी सीट तो सुरक्षित है, इसके बाद भी सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले प्रत्याशियों में से आपका नाम सबसे पहले आता है। आप सुबह निकल जाते हैं, अपने मंत्रियों से कहते हैं कि कौन है स्टार प्रचारक। तो मोदी जी के गारंटी के बाद भी आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या तो फिर इस बार 11 की 11 सीट फतह करने वाले हैं आप लोग? देखिए 11 की 11 सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि सामने आदरणीय नितिन नवीन जी बैठे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोकसभा के चुनाव प्रभारी के रूप में, और पिछले विधानसभा के चुनाव में भी इनके संगठन की क्षमता को हम लोग देखे। वैसे विधानसभा चुनाव के प्रभारी ओम माथुर जी थे, सह प्रभारी नितिन नवीन जी थे, और भारी ऐतिहासिक सफलता मिली। चौथी बार जब सरकार बनाए तो 54 सीट भी जीते और 46% से ज़्यादा वोट भी प्राप्त किए। तो ये सब में हमारे माथुर जी का और आदरणीय नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अभी लोकसभा के चुनाव में फुल फ्लैश प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, और वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में हम लोग 11 की 11 सीट जीतेंगे, क्योंकि उत्साह दिख रहा है। चाहे हम कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे हैं, चाहे आम सभा में जा रहे हैं। और जो विरोध में जो पार्टी है अपना विश्वास जनता से खो चुकी है। इनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला था, 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। और इस तरह से पूरी तरह से विश्वास ये लोग छत्तीसगढ़ की जनता का खो चुके हैं। पिछले बार जब हम महतारी बंधन में साल का 12,000 रुपया देने की बात किए तो इनके तरफ से 15,000 देने की बात आई, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता चूंकि 5 साल उनको परख चुकी थी, इसलिए उनके
15,000 पर विश्वास नहीं की। आज ये लोग 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास नहीं करेगी। और हम लोग ये 3 महीने में मोदी की गारंटी का करीब 7-8 काम बिल्कुल साए से पूरा कर दिए हैं। साए साए से पूरा ये कर दिए। देखिए, आप ये भी विस्तार न्यूज में ही देखेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई मुख्यमंत्री जी के लिए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के गारंटी का काम साए पूरा कर दिए। ये अंदाज आपको विस्तार न्यूज में ही दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक तो आप लोगों की मेहनत, आप बार बार नितिन नवीन जी का जिक्र कर रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मैं बहुत पहले से जानता हूं। अजय चंद्राकर जी को जानता हूं, प्रभात झा जी को जानता हूं, रामविचार नेताम जी को जानता हूं, पुरिंदर मिश्रा जी को जानता हूं। एक तो आप लोगों की मेहनत, मोदी जी की गारंटी, और अगर मान लीजिए कुछ बच जाए तो आदरणीय चरणदास महंत जी का बयान, ये भी तो आप लोगों को फायदा देता है, काम करता है। कल ही जो बयान दिया चरणदास महंत ने, तो आप लोगों ने जैसे ही उन्होंने कहा कि सर पे लाठी मारने वाला नेता चाहिए, वैसे ही आप लोगों ने उसे कैश कर लिया। तो विपक्ष की ये जो बिखरी हुई नीति है, ये भी तो बहुत कारगर है मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए। लगता नहीं है कि कांग्रेस डिरेल होने से भी आप लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है? जी, इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इनको मौत का सौदागर कहा गया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ। तब भी विरोधी लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन बोलने वालों की गति क्या हुई आज पूरा देश जानता है। और आज अगर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में कोई नेता इस तरह का बोलता है, और वो भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब मध्य प्रदेश में जब थे तो तब से मैं जानता हूँ। मैं 90 से विधायक रहा हूँ, मध्य प्रदेश से 2 बार विधायक। उस समय वो भी विधायक थे, दिग्विजय सिंह की सरकार में वो मंत्री भी थे। तब से जानता हूँ कि बड़े वो सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वैसा सज्जन व्यक्ति मानसिक संतुलन खो रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस तरह से बोल रहे हैं, तो हमको स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस अपनी हार बिल्कुल सामने देख रही है, और ऐसे शांत नेताओं का भी मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, और छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। आज उन्होंने मोदी जी के लिए जो कहा है, छत्तीसगढ़ की जनता इसका पूरी तरह से मजा आने वाले लोकसभा के चुनाव में चखाएगी। एक भी सीट इस बार कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही तूल पकड़ा मुख्यमंत्री जी ये बयान उनका, तो उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ी चुटकुले को लोग समझ नहीं पाए, और मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो आप तो प्योर छत्तीसगढ़ी हैं, वो चुटकुला था या तो फिर उनकी जुबान फिसली थी, क्या माना जाए इसको? नहीं, उनको स्पष्ट हार दिख रहा है, इसलिए उनका संतुलन बिगड़ गया है, और इसलिए ऐसी बातें उन्होंने कही। ये कोई चुटकुला नहीं। खैर उन्होंने तो गलती की, लेकिन उस गलती को आप लोगों ने अपनी ताकत बना ली और कहा कि चरणदास महंत की पहली लाठी मेरे सर पर। अब तो प्रदेश में ये ट्रेंड चलने लगा कि अगर आप लाठी मारना चाहते हैं तो आइए हमारे सर पर मारिए। तो अब जनता तो खैर समझ ही रही है कि उनसे गलती हो गई, और उस गलती को आप लोगों ने अपनी ताकत बना ली। लेकिन मैंने आपके घर में भी मैडम जी को सुनवाया, आपके मित्रों को सुनवाया, लेकिन जिन्होंने आपको जन्म दिया और आपके कठिन समय में आप कैसे आज जो ये बात कर पा रहे हैं, आप बहुत शांत नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन कई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, तो कैसे मिली और कठिन समय में आपने कैसे अपने आप को मजबूत बनाए रखा? ये हमने आदरणीय माता जी से भी बात की है, उन्होंने भी कुछ कहा है, ये सब सुनना चाहते हैं। इसलिए प्लीज पीसीआर माता जी ने क्या कहा है ये भी सुनवाइए, और बताइए कि कैसे मुख्यमंत्री जी जब कमजोर समय आया या कठिन समय आया तो अपने आप को मजबूत इन्होंने बनाया, और कैसे परिस्थितियों का सामना करा। प्लीज। 10 साल का था, उसी समय उसका पिताजी गुजर गए, तो पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी संभालता था। उसके बाद राजनीति में उतरा, पंच बना, पंच से सरपंच, सरपंच से विधायक, विधायक से सांसद, तो प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद केंद्रीय मंत्री, फिर अध्यक्ष बना।
उसके बाद विधायक तो अभी सीएम बना। तो थोड़ा सा वाकया बताइएगा कि उस कठिन समय में कैसे आपने अपने आप को मजबूत बनाया, फिर आगे बढ़ते गए। ये लोग भी जानना चाहते हैं विस्तार से, जो आप कुछ कुछ बता रहे हैं और कुछ कुछ सहयोग मैं आपका कर रहा हूं। उस समय की यादें अगर आपके पास हों तो आप साझा करना चाहें अपने प्रदेश की जनता के साथ। देखिए, वैसे तो हमारा परिवार शुरू से राजनीतिक रहा। जब राजतंत्र था और जसपुर रियासत थी तो हमारे पुरखा लोग जसपुर राजा के हम मंत्री थे। हमारे दादा के पिताजी लोग मंत्री थे। और जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, और उस समय नागपुर राजधानी थी, शायद सीपी बरार सरकार बोलते थे, नागपुर राजधानी थी। तो उस समय हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साय, वो नॉमिनेट विधायक थे। और एक जनरल सीट से हमारे वहाँ के राजा साहब स्वर्गीय विजय भूषण सिंह, वो नॉमिनेट हुए थे, दिलीप सिंह जूदेव जी के पिताजी। और जो आरक्षित सीट था उसमें से हमारे दादाजी स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साई जी, वो नॉमिनेट हुए थे विधायक के रूप में। और उसके बाद लगातार कोई ना कोई हमारे परिवार से सांसद विधायक रहा। हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साई जी, वो भी जनसंघ से विधायक थे। हमारे एक और बड़े पिताजी, हमारे छोटे दादा के लड़के स्वर्गीय नरहरि साय, वो भी 3 या 4 बार जनसंघ से विधायक रहे। और सन 77 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी भाई की जब सरकार थी, तो रायगढ़ से वो भी सांसद थे और केंद्र में राज्य मंत्री वो भी थे। और उसके बाद लगातार 90 से हम 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, पिछले बार मोदी जी के सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व। फिर हमारा एक भाई वो भी विधायक था, रोहित कुमार साय। तो देश की आज़ादी के बाद से हमको नहीं लगता कि कोई 5 साल छोटा होगा। लगातार कोई ना कोई हमारे परिवार का या तो विधायक रहा या सांसद रहा। तो ये राजनीति तो हमको विरासत में मिली है। और जब हम 10 साल के थे तो हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया। तो उस समय हमको ये सपने में ही नहीं आया था कि हम कभी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, हम विधायक का भी नहीं सोचे थे। लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई पूरी करके गांव में बैठे और पिताजी के निधन के बाद परिवार में हम ही बड़े भाई थे, हमसे पीछे 3 छोटे भाई थे, हमारी माताजी थी और हमारे बड़े पिताजी लोग सब अलग अलग गांव में रहते थे। सबका अलग अलग गांव, भंडार, खेती बाड़ी वहाँ अलग अलग। तो मुझे तो ये लगता था कि मैं बड़े भाई के नाते खेती बाड़ी करूँगा। खेती बाड़ी थोड़ी लंबी चौड़ी है, 2 गांव में हमारी ज़मीन है और छोटे भाइयों को पढ़ाऊँगा। लेकिन जब हम पढ़ाई पूरी करके और बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाई किए और पढ़ाई पूरी करके जब गांव में आए तो उस समय पंचायत चुनाव चल रहा था। तो गांव वालों ने कहा कि अब आपको खेती बाड़ी तो करना ही है, तो आप पंच बन जाओ। तो मैं पंच बना, 5 साल पंच भी रहा। लेकिन चूंकि गांव में पढ़ा लिखा मैं ही था तो नाम का पंच था, लेकिन पूरा सरपंच मैं ही था। पूरा सरपंची मैं ही चलाता था, अधिकारी मेरे पास ही आते थे। और दूसरी बार जब पंचायत का चुनाव आया तो पूरे पंचायत के लोग, आज भी 3 गांव है उस पंचायत में और वो 2 पंचायत अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि 2 पंचायत हो, एक ही पंचायत में रहना चाहते हैं। तो सबने कहा कि आप अगर सरपंच बनना चाहेंगे तो आपको निर्विरोध बना देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन हमको ही क्यों, सरपंच को ही क्यों, आप सभी पंचों को भी निर्विरोध बनाइए। तो एक आदर्श पंचायत के रूप में हमारा ये पंचायत गिना जाएगा। और सब गांव वालों ने प्रयास किया। 13 वार्ड होता था, उसमें से 12 वार्ड भी निर्विरोध हो गया, 12 पंच हमारे निर्विरोध हो गए।
एक जो जनरल वार्ड था उसमें लड़ाई हो गई, लेकिन हम लोग जिनको चाहे उनको जिताए। और 6 महीना ही हुआ था हम निर्विरोध सरपंच के रूप में काम कर रहे थे, तो फिर विधानसभा का चुनाव आ गया। तो विधानसभा का चुनाव आ गया तो हमारे क्षेत्र से जो विधायक रहते थे वो सांसद बन गए थे, श्री नंद कुमार साई जी। तो उनका सीट खाली था, अब किसी को वहाँ से विधायक का टिकट देना था। तो जब हमको संपर्क किए पार्टी वाले तो हमने मना किया कि भाई अब हम अभी विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी हम 6 महीना हुआ है सरपंच बने हैं तो थोड़ा सीखने दीजिए। उस समय हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो पार्टी वाले बोले कि ठीक है, मतलब हो सकता है लड़ना पड़े, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ही को टिकट मिलेगा। एक का टिकट फाइनल हुआ तो कार्यकर्ता उनका विरोध किए, और दिलीप सिंह जूदेव जी उस समय सांसद थे और मध्य प्रदेश में पार्टी के वो उपाध्यक्ष भी थे। तो वो जो जसपुर रियासत के अंदर जो भी सीट आती थी 3-4, उसमें वो जो बोलते थे उन्हीं को टिकट मिलती थी, और वो टिकट दिला के सबको जिता के वो लाते भी थे। तो उनके पास कार्यकर्ता गए, बोले कि इनके लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, बोले इनके लिए काम नहीं करोगे तो किन के लिए काम करोगे। तो 4 नाम दे दिए। हमको पता भी नहीं था कि वो 4 नाम में से हमारा भी नाम है। और दिलीप सिंह जूदेव जी कुछ करवाए होंगे, सर्वे वर्वे करवाए होंगे, तो टिकट हमको मिल गई। और उस समय 90 में 320 विधानसभा सीट होता था अब विभाजित मध्य प्रदेश में। उस समय प्रभु की कृपा से कांग्रेस पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं हुआ। टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ। उनको साइकिल छाप मिला, साइकिल छाप के ऊपर में पंजा छाप लगा के मतलब वोट मांगे जनता से, उनका जमानत जब्त हुआ और बीएसपी सेकंड में रही। और पहली बार हम उस विधानसभा सीट को 15,000 से जीते। उसके पहले जो भी विधायक वहाँ से होते थे 2-2.5 हज़ार से ही जीत हार होती थी। और वो सीट तो ऐसी है कि आज तक चुनाव में सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीती है, नहीं तो लगातार वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जीतते रही है। तो इस तरह से हमारा शुरुआत हुआ 90 में, पहली बार हम विधायक बने। और उसके बाद लगातार पार्टी ने जो हमको दायित्व दिया उसको ईमानदारी के साथ निभाते गए। और हमको हमारा सौभाग्य या प्रभु की कृपा कि कभी हमको बोलना नहीं पड़ा कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का लड़ना है। हमको जो भी पार्टी ने दायित्व दिया बिना हमसे पूछे दायित्व दिया, सीधा सीधा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया जा रहा है, आपको केंद्र में। एक इजाज़त दें तो एक सवाल पूछ लूं? जी जी बिल्कुल, आपकी इजाज़त से पूछ रहा हूं, आप मेरे अतिथि हैं, मेहमान हैं। जी जी। मुख्यमंत्री जब बनना था तब भी कोई बातचीत नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं, हमको पता नहीं था। हमको तो क्या बोलते हैं अध्यक्ष का दायित्व तो मिला, फिर बाद में उस समय जब 14 के बाद 19 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उस समय हम लोग 15 सीट में आ गए थे छत्तीसगढ़ में। तो ये हुआ कि सभी सांसदों को बदल दिया जाए, और वहाँ पर हम राजमंत्री के रूप में थे, हमारे घर में ही बैठक हो रहा था। और हमको पूछा गया तो हम 1 मिनट में बोले कि बिल्कुल पार्टी का जैसा आदेश, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको तो पार्टी ने इतना दिया है कि उसी का एहसान हम पार्टी को नहीं चुका पाएंगे। और उस समय भी हम जितना हो सकता था पूरी मेहनत के साथ काम किए, बाद में अध्यक्ष बनाए, फिर बाद में बोले कि आपका केंद्र में उपयोग होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुला के कहा तो हमने कहा कि भाई पार्टी जो आदेश, हमको कोई पार्टी से गिला शिकवा नहीं है। हम कभी सपना में नहीं सोचे थे कि कभी हम विधायक सांसद बनेंगे, और पार्टी ने हमको बना दिया तो इससे हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी ये आदेश हुआ कि कुनकुरी से आपको विधानसभा लड़ना है, और पार्टी के आदेशानुसार हम कुनकुरी विधानसभा लड़े। और उस समय जरूर चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के गृह मंत्री कुनकुरी गए थे, तो एक कार्यक्रम में जरूर बोले थे मतदाताओं से कि आप
विष्णु को विधायक बना के दे दो, हम इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो मैं नहीं समझ रहा था कि हमको क्या बड़ा आदमी बनाएंगे। और जब यहाँ पर चुनाव हुआ दल के नेता का, तो हम ही को चुने। तो आपको ये अंदाजा था, मतलब जब उन्होंने कहा था गृह मंत्री जी ने कि विष्णुदेव साय नहीं, जी को, हमको बिल्कुल नहीं था कि हमको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बड़ा आदमी का मतलब हो सकता है मंत्री बना दें, कुछ बना दें, लेकिन मुख्यमंत्री बना देंगे ऐसा हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था। ताली बजाइए भाई एक बार, इतनी साफ गोई, इतनी सहजता के लिए। और यही वजह है कि जिस कुनकुरी विधानसभा सीट का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस विधायक को आपने हराया है, वो भी कह रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि विष्णुदेव साय जी यहाँ से जीत कर गए हैं। पीसीआर सुनाइए जरा, जिनको हरा कर आए हैं मुख्यमंत्री जी, वो विधायक क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा, सुनाइए। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जशपुर को भी बधाई कि जशपुर को एक मुख्यमंत्री मिले हैं। हमारे जिले से मुख्यमंत्री, मेरे विधानसभा से मुख्यमंत्री, तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है। और मतभेद भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो लेकिन जहाँ तक जशपुर की बात है, जशपुर के लोगों के लिए बात है, जशपुर के विकास की बात है, और बहुत सी उम्मीदें हमारे जशपुर ज़िले के लोगों ने एक सपना देखा हुआ है, एक उम्मीदें रखी हुई हैं। अब जब हमारे ज़िले से और मेरे विरोध में जीते हुए जो विधायक बने, उस समय जब वो विधायक बने, चुनाव जीते, तो बुरा तो ज़रूर लगा था, क्योंकि जो सपने हम लोगों ने पाला था वो टूटा। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो दिली मुझे खुशी हुई कि शायद मैं विधायक भी बनता तो वो काम नहीं कर पाता जो आज मुख्यमंत्री अगर वो हैं तो जो यहाँ के लिए वो कर सकते हैं। तो ये कोई निवेदन, आवेदन, कोई काम वाम मांगने आए, आपके पास नहीं आए अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि इनकी मांग पूरी हो जाएगी। देखिए, धन्यवाद उनको कि हमारे लिए ऐसा सोचते हैं। और ज़रूर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन कोई आपसी दुश्मनी तो है नहीं। और आपको बता दूं कि ये भी राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनके पुरखा लोग भी जसपुर राज परिवार में गोमास्ता थे। राजतंत्र में एक पद होता था गोमास्ता का, तो इनके पुरखे लोग भी राज परिवार में गोमास्ता थे। तो ले दे के सबका श्रद्धा वहाँ राज परिवार से तो जुड़ा ही रहता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्रशासनिक तौर पर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, कलेक्टर हों, एसपी हों, या तो फिर पूरे प्रदेश में प्रशासनिक जो अमला है वो कैसे काम करे, इसको लेकर जब आप बैठक करते हैं तो थोड़ी सख्ती बरतते हैं। वो विष्णुदेव साय जी का वो अंदाज उसमें नहीं दिखता। इसके पीछे का मकसद क्या है आपका, और किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि विष्णुदेव साय इस तरह का प्रशासन चाहते हैं? भाई, अगर इसमें लापरवाही आप लोगों ने बरती तो खैर नहीं। देखिए, स्वभाव से ईश्वर ने हमको सरल तो बनाया ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हमारी नाराज़गी को भी देखे हैं। कभी कभी जब हद हो जाते हैं किसी बात का तो नाराज़ होते हैं, तो मतलब क्या बताएं आपको जो लोग एक बार, अब नहीं बताएंगे वो सबको। ये देखिए, इतनी अच्छी बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री जी, थोड़ी सी नाराजगी का संकेत भी दे ही दीजिए, ताकि जो लोग आपको बहुत सरल मानते हैं वो थोड़ा सचेत हो जाएं। ये मेरी विनती है, इस इंटरव्यू के माध्यम से इतना विस्तार तो दे ही दीजिए नाराजगी का कि लोग समझ जाएं कि भाई साहब आप इतना सरल भी आप मुझे मत मानिएगा। नहीं, जो हमारे बहुत नज़दीकी लोग हैं, हमको अपनी 30 साल से भी ज़्यादा की राजनीतिक यात्रा में 2-4 बार बहुत नाराज़ होते भी देखे हैं। एक बार की घटना है, मैं सांसद के नाते जो दिशा कमेटी होती है जिला में, हर 3 महीने में एक बार बैठक लेना होता है, तो बैठक ले रहा था, तो एक उद्यान विभाग पर चर्चा हो रही थी। तो जो उद्यान विभाग के जिला के अधिकारी थे,
तो उनको कुछ प्लांटेशन करना था। तो मैंने पूछा कि आप कब प्लांटेशन करोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सितंबर में करेंगे। तो मैं सबके सामने बहुत डांटा था उसको कि तुम हमको क्या समझते हो, क्या समझते हो हमको? हम क्या बेवकूफ़ हैं? हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं इसका मतलब हमको बेवकूफ़ समझते हो? सितंबर में वृक्षारोपण करोगे तो कैसे जिंदा करोगे उसको? आपको जून में उसका गड्ढा खोदना चाहिए और फर्स्ट बरसात में वृक्षारोपण करना चाहिए, तब तो उसका जड़ नीचे तक जाएगा और मतलब पौधा जीवित रहेगा। तो बहुत डांटा सबके सामने में मैं मतलब, और उस साल में बंद करवा दिया कि इस साल कोई पौधारोपण नहीं होगा। तो सितंबर तो बरसात का आखिरी एंड रहता है, उस समय अगर मतलब पौधा लगाएंगे तो जीवित रहेगा ही नहीं। और उसी तरह से एक बार कुनकुरी विधानसभा में ही एक चौक में, अटल चौक, हमारी जब सरकार थी 15 साल की, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, तो हर पंचायत में एक चौक में अटल चौक बनाए थे। तो एक पिछली सरकार में केड़ा वाले अटल चौक को तोड़ के उसमें हाई मास्क लाइट लगा रहे थे, और अटल चौक को इस बेदर्दी से तोड़े थे, जेसीबी से उखाड़ के 3 टुकड़ा कर दिए थे उसका, और उसमें कुत्ता पेशाब कर रहा था। जब कार्यकर्ताओं ने हमको बताया कि अटल चौक का स्थिति मतलब किए हैं, तो हम गए वहाँ पर देखे, और हमको इतना दुख हुआ। वो तो उस दिन अधिकारी आया नहीं, संडे था, और इतना मैं व्यथित हुआ कि मेरे जैसा आदमी भी बहुत कठोर उस अधिकारी को बोल दिया कि तुम क्या समझते हो, मतलब तुम्हारा ये हाई मास्क लाइट से बहुत मतलब कीमती हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का चौक, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी, उनका चौक, क्या समझते हो इसको? जैसे भी मतलब उखाड़ के तुम 3 टुकड़ा कर दिए, साले तुमको हम गाड़ देंगे ज़मीन में। हम इतना तक बोल दिए थे, अगर तुम सामने अभी रहते तो तुमको हम ज़मीन में गाड़ देते। तो इतना तक उसको बोल दिए थे गुस्से में। मतलब वो अटल चौक की स्थिति देखकर इतना हम दुखी हुए थे कि उसमें कुत्ता पेशाब कर रहा, 3 टुकड़ा कर दिए थे, और उसी में हाई मास्क का वो फाउंडेशन बना दिए थे। फिर मैं कहा 1 दिन के अंदर ये बनना चाहिए, और फिर वो 2 दिन में ही तैयार हुआ। इससे पहले कि आप मेरे ऊपर नाराज हों मुख्यमंत्री जी, और मुझे बहुत तेज से डांटे कि ज्ञानेंद्र तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव का मौसम चल रहा है और एक घंटे से ज़्यादा का वक्त लेने के लिए यहाँ बैठे हो, इसलिए मैं अपनी गुस्ताखी नहीं करूँगा ऐसी। बस मैं आपको अंतिम में एक ही निवेदन करूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को और हम लोगों को, जैसा कि आपने शुरू में ये कहा कि दबे कुचले शोषित वर्ग तक आपका विस्तार हो, हम ये आपसे वादा भी करते हैं और ये करके हम दिखाएंगे भी, हम कर भी रहे हैं। अंत में बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप एक बार फिर से शुभकामना देते हुए फिर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी आपके शब्दों में? मैं आज विस्तार न्यूज चैनल के शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का हमेशा आशीर्वाद चाहूँगा, उनका मार्गदर्शन चाहूँगा, और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमको मिले, हमारी सरकार को मिले। उन्हें जो उम्मीद की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, उसका परिपालन हम और हमारी सरकार भी करते हुए छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करेंगे। वास्तव में छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, और अगर यहाँ सरकार चलाने वालों का नीति और नियत ठीक है तो ये प्रदेश बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भगवान ने स्पेशली बनाया है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, कोयला का भंडार है, लोह अयस्क यहाँ पर पूरा पहाड़ पड़ा है, डायमंड है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, टीना है, क्या नहीं है यहाँ पर? भगवान ने क्या नहीं दिया है छत्तीसगढ़ की धरती को? वनोपज से भरा है हमारा छत्तीसगढ़। आज
100 से ज़्यादा प्रकार के यहाँ पर वनोपज हैं, जिसका हम वैल्यू एडिशन करके जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको फ़ायदा दिला सकते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं, और सब लोग अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपका सिर्फ आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल जाएगा तो हम छत्तीसगढ़ को बहुत आगे विकास की दृष्टि से हमारी सरकार के माध्यम से आगे ले जाएंगे। और जो संवेदनशील जो ज़िले हैं बस्तर के, वहाँ भी लोगों तक आज सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुँच नहीं रही हैं, वहाँ राशन नहीं पहुँच रहा है। आज भी 14,000 घरों में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, उनका राशन कार्ड नहीं बना है। हमने अपनी सरकार में एक नियत नेलानार योजना लॉन्च किए हैं, आपका अच्छा गांव, जिसके लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किए हैं। और केंद्र में भी हमारी बात हुई है कि इस योजना के लिए किसी तरह से संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। तो हम ये भी चाहेंगे कि ऐसे 5 जिले के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां सरकार की योजना और लोगों की बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंच रही हैं, उसको भी मतलब पहुंचाने का काम करेंगे। और उस दिशा में कदम हमारी सरकार ने रख दी है और हमको लगता है कि भगवान की दया से उसमें हम लोग सफल होंगे। चलिए, इतना कीमती वक्त आपने दिया और इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, और बहुत सारे लोग जो ये नहीं जानते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पुरानी यादें क्या हैं, अपने दोस्तों को वो कैसे समय देते हैं, उनके घर में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे राजनीति में आए और कैसे आप पूरे इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने इतने बेबाकी से और इतने साफगोई से बहुत कुछ बताया, विस्तार न्यूज़ को विस्तार से सब कुछ बताया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप ये अवसर प्रदान किए उसके लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। और आपके पूरे विस्तार चैनल परिवार को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।